अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। दोस्तों, मैं आज आपके लिए वेंडिगो से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम क्रिस्टन है और ये वाक़या एल्बर्ट कोलोराडो का है, जो कि नॉर्वे के कुछ ही दूरी पर पड़ता है। मेरे पापा ने नॉर्वे में एक घर लिया था। ये घर मेरे पापा को काफ़ी अच्छे और सस्ते दाम में मिल गया था। मेरे पापा ने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वो लोग यहीं पर ही रहेंगे। हम लोग कभी कभी वहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने जाया करते थे। उस जगह के बारे में बताऊँ तो वो शहर से थोड़ी दूरी पर पड़ता था और नॉर्वे के जंगलों से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो घर शहर और जंगलों के दरमियान में पड़ता था। वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। वो काफ़ी खामोश और पुरसकून जगह थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी पुरसकून जगह पहले नहीं देखी थी। ये वाक़या मेरे और मेरे दोस्त जोश के साथ 2010 में पेश आया था। तब मेरी उम्र तकरीबन 15 साल होगी। उस जगह आप लोग नेचर की आवाज़ साफ साफ सुन सकते थे। मेरे घर के बिल्कुल साथ में मुर्गियों का छोटा सा फार्म था, जो कि काफ़ी पुराना था। वो मेरे दोस्त जोश का ही था। रात भर उनका शोर हमारे घर आया करता था। मेरे पापा ने ये जगह रिटायरमेंट के बाद एक बिज़नेस करने के लिए ली थी। रात हो जाने के बाद वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट लाइट्स का कोई बंदोबस्त नहीं होता था। सड़कें बिल्कुल सुनसान होती थीं और हर जगह काला घना अंधेरा छाया होता था। वहाँ पर बिजली भी बहुत ही कम आया करती थी, क्योंकि वो जगह शहर से दूर ऊंचाई पर बनी हुई थी। ऊपर से हम लोग शहर को साफ साफ देख सकते थे। वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता था। वहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम थी कि हमें कूड़ा थोड़ी दूर जाकर फेंकना पड़ता था। दरअसल कूड़ा उठाने वाली गाड़ी मेन रोड पर आया करती थी, जो कि हमारे घर से करीब 15 मिनट की दूरी पर था। हम सब लोग वहाँ पर शाम में 5 बजे तक कूड़ा फेंक के जाया करते थे। आम तौर पर शाम 6 बजे तक लोग वहाँ पर से डस्टबिन में कूड़ा डालकर चले जाया करते थे। मगर एक दिन मुझे किसी काम की वजह से काफ़ी लेट हो गया। मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि मुझे हर हाल में घर का गंद फेंक कर आना है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मगर वो सब पहले ही फ्री हो आए थे। काफ़ी रात हो गई थी। शाम में 6 बजे के बाद वहाँ पर कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। वो जगह काफ़ी सुनसान हो जाया करती थी और कुछ जंगली जानवर भी वहाँ पर घूमा करते थे। उस वक्त मेरी टॉर्च भी ख़राब हो गई थी। मैं घर से बाहर निकला। रात के वक्त वहाँ काफ़ी ठंड हो जाया करती थी। मैं बस वहाँ खड़ा अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किसी तरह अंधेरे में दिखाई दे सके। मुझे वहाँ पर काफ़ी घबराहट हो रही थी। सच बताऊँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सामने देख ही रहा था कि मुझे किसी चीज़ के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से चौंक पड़ा। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया और पीछे मुड़कर देखा तो मुझे मेरी मम्मा खड़ी दिखाई दी। मैंने उनसे कहा कि मैं ये कचरा नहीं फेंक रहा, क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत डर लग रहा था। मैं अपनी मम्मा को देखकर रोने लगा। मेरी हालत देखकर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अगले दिन अपना काम कर लेना।
ये सुनकर मेरी जान में जान आई। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम जोश था। उस एरिया में उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थीं और उस एरिया में मेरा वही एक अकेला दोस्त था। हम ज़्यादातर उसी के ही घर में खेला करते थे। उसके घर के पीछे एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म था, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरा घर भी उस फार्म के पास ही था। हम वहाँ पर अक्सर जाया करते थे। एक संडे हम दोनों के मम्मा पापा घर का कुछ सामान लेने के लिए शहर गए। उन्होंने हमें कहा था कि उनको आने में कुछ देर हो जाएगी और हमें शाम के बाद सख्ती से घर से बाहर निकलने को मना किया था। मैं सारा दिन जोश के ही घर पर गेम खेल रहा था। गेम खेलते खेलते हमें शाम हो गई और अब अंधेरा भी छाने लगा था। जोश अब बोर होने लगा था। उसने मुझसे कहा कि चलो बाहर से वॉक करके आते हैं। मैंने उससे मना किया कि मामा पापा ने हमें बाहर जाने से मना किया है। उसने मुझे डरपोक कहा और मजबूरन मुझे उसके साथ बाहर जाना पड़ा। हम 6 बजे के बाद ही घर से निकले थे। हमने ये सोचा था कि 7 बजे तक घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि तब तक काफ़ी अंधेरा हो जाया करता था। हम उसी के पोल्ट्री फार्म में गए थे। हम वहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मैं चीख रहा था और जोश अपने मोबाइल से मेरी वीडियो बना रहा था। खेलते खेलते हमें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। काफ़ी देर हो चुकी थी। जोश के फार्म में सोलर पैनल लगा हुआ था और अब उसकी लाइट भी काफ़ी धीमी हो गई थी। मैंने जोश से बोला कि हमें अब घर चले जाना चाहिए। अभी मेरा ये बोलना ही था कि अचानक से ही वहाँ खामोशी छा गई। सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया था। उस फार्म में जितनी भी मुर्गियाँ थीं, अचानक से वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लग गई थीं, जैसे उन्होंने कुछ बहुत गलत महसूस किया हो या कुछ देख लिया हो। वो सब डर की वजह से अपने अपने शेड में जा रही थीं। मैंने जोश का फ़ोन लिया और उन सब की वीडियो बनाने लग गया। मैंने जोश से वापस घर जाने को बोला और उसके फ़ोन से फ्लैश चलाकर रास्ता देखने लगा। कुछ कदम चलने के बाद हमें किसी और की अपने साथ सांस लेने की आवाज़ आने लग गई थी, जैसे कि हमारे साथ वहाँ कोई जानवर मौजूद हो। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत भूखा हो और खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हो। हमें लगा शायद वो हम पर नज़र रखे हुए है या उसने हमें ढूंढ लिया हो। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा और खौफनाक जानवर है जो कि हमारी तरफ ही आ रहा है। हम दोनों भागकर मुर्गियों के एक छोटे से बाड़े में छुप गए, जो कि जोश के पापा ने अपने हाथों से ही बनाया था। हम जब उसमें गए तो वहाँ पर मुर्गियाँ डरी सहमी हुई बैठी हुई थीं, जैसे कोई उनको ढूंढ रहा हो और वो उससे बचने की कोशिश कर रही हो। मैं और जोश हम दोनों भी वहाँ चुपचाप बैठ गए। हमें वहाँ किसी के चलने की आवाज़ें आना शुरू हो गई थीं। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ हमारे पास ही आ रही है। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हमारे बाड़े के आसपास ही घूम रहा है और हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद हमें सड़े हुए गोश्त की बदबू आना शुरू हो गई। कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, जैसे कि वो बहुत भूखा हो। वो बदबू बहुत गंदी थी, मगर हम दोनों फिर भी वहीं छुपे रहे। उस बाड़े में एक छोटी सी खिड़की थी। मैं उसमें से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था कि बाहर कौन है। पहले मेरे दोस्त जोश ने बाहर देखा, मगर उसको कोई नज़र नहीं आया।
और थोड़ी देर बाद जब मैंने बाहर देखा तो मानो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। मैंने देखा एक अजीब सा जानवर जो कि 2 पैरों पर चल रहा था। उसके दोनों हाथों में 2 मुर्गियां थीं जिनको वो कच्चा खा रहा था, और वो शायद हमें ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा था। वो बहुत तेज़ी से इधर उधर भाग रहा था। ये देखते हुए मेरे मुंह से आवाज़ तक निकलना बंद हो गई थी। मैंने चुपचाप जोश को इशारा किया और हम दोनों ने उसको देखा। उसने जिन हाथों से मुर्गियों को पकड़ रखा था वो किसी जानवर के हाथ लग रहे थे। उसके पूरे जिस्म से उसकी हड्डी का एक एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी लंबाई तकरीबन 12 फीट थी। हम दोनों ने उसे साफ साफ देखा था। वो उस अंधेरे जंगल में वापस जाने लगा, लेकिन अचानक से रुक गया। हमें लगा कि शायद उसने हमें देख लिया, मगर वो कुछ देर वहाँ टहलने के बाद वापस जंगल में गुम हो गया। हम वहीं पर बैठे हुए उसको जाता देख रहे थे। वो धीरे धीरे अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। हमें अब वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। मैं और जोश चुपचाप वहाँ आधे घंटे तक बैठे रहे। जोश वहाँ बैठा बैठा ही सो गया था, मगर मैं पूरी रात उस खिड़की पर बैठा बाहर देखता रहा। कुछ देर बाद मुझे किसी चीज़ के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं वो चीज़ वापस ना आ जाए और इस बार हमें देखकर हमारा शिकार ना कर ले। जब तक वहाँ पर सुबह नहीं हुई तब तक मैं उस खिड़की से बाहर देखता रहा। जैसे ही सूरज निकला मैंने जोश को उठाया और हम लोग डरते हुए बाहर निकले। हमें अब ग्राउंड में उस चीज़ के पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो निशान ऐसे थे जैसे कि कोई इंसानी लोमड़ी हो, बहुत पतले और लंबे से। वो देखते ही हम अपने घर की तरफ भागे। घर पहुंचते ही हमने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई, मगर किसी ने भी हमारी बात पर यकीन नहीं किया। फिर हम लोग उनको अपने फार्म पर लेकर गए और उनको भी वो निशान दिखाए। उन्होंने वो देखकर कहा कि शायद कोई जानवर होगा, और हमने डांटने लगे कि हम रात भर घर पे क्यों नहीं आए। उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी, मगर मुझे और जोश को ये पता था कि हमने उस रात जो देखा वो जानवर बिल्कुल नहीं था। आज तक वो रात मुझे अच्छे से याद है। मेरा नाम साइमन है और अमेरिकन फॉरेस्ट के पास मेरा दादाजी का फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस पर मेरे दादाजी ने बहुत सारे जानवर पाल रखे हैं, जैसे कि घोड़े, मुर्गियाँ और गायें। मेरे दादाजी को जानवर बहुत पसंद हैं। हम लोग हर वीकेंड पर उनसे मिलने जाया करते थे। मेरी उम्र 17 साल है और मेरे साथ मेरा भाई जिसकी उम्र 19 साल और 2 बहनें एमिलिया और मीना। हम सब संडे को वहाँ जाकर बहुत एंजॉय किया करते थे। दादाजी के फार्म हाउस पर काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी। हम लोग वहाँ पर जाकर उनकी मदद भी करवाया करते थे। हमारे घर से दादाजी का फार्म हाउस करीबन 26 किलोमीटर की दूरी पर था। उनके पास एक बहुत बड़ी बंदूक भी थी जो कि वो अपने जानवरों की हिफाजत के लिए रखा करते थे, क्योंकि आसपास के जंगलों से कई जंगली जानवर वहाँ आ जाया करते थे। हम चारों को जंगल में जाने की इजाज़त नहीं थी। वो जंगल दादाजी के फार्म हाउस से बस 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर था।
फिर एक बार जब हम दादाजी से मिलने गए तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने हमसे कहा कि वो आराम करने जा रहे हैं और हम लोग शोर ना करें। मेरे दादा के सोने के बाद मेरा भाई ड्रेक, उसने कहा कि चलो हम सब जंगल की तरफ चलते हैं। मैंने उसको वहाँ जाने के लिए मना किया, मगर उसने मुझसे कहा कि हम दादाजी के जागने से पहले ही वापस आ जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं, जंगल बहुत ज़्यादा घना है और वहाँ जंगली जानवर भी होंगे। तो ये सब सुनकर ड्रेक ने दादाजी की बंदूक उठा ली। मैंने उसको रोकना चाहा, मगर इसी दौरान हमारी बहस हो गई। हमारी तेज़ आवाज़ की वजह से दादा की आंख खुल गई और उन्होंने गुस्से में आकर हमें फार्म से बाहर निकाल दिया। हम बाहर थे अब। तभी उन तीनों ने मुझसे कहा कि तुम यहीं पर रुको, हम जंगल में जा रहे हैं। वो लोग मुझे वहीं पर छोड़कर जंगल में चले गए। अब मैं वहाँ पर अकेला था। मुझे सब अच्छा नहीं लगा, तो मैं भी उनके साथ साथ ही चलने लग गया। जब हम जंगल में गए तो जंगल बिल्कुल खामोश और घना था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने ड्रेक से कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, मगर उसने ही जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि चलो जंगल के अंदर चलते हैं। ये सुनकर हम लोग एक्साइटमेंट से जंगल के अंदर जाने लगे। तकरीबन शाम होने लगी थी और हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि जंगल बहुत घना था और बाहर से अंदर की तरफ रोशनी बहुत कम आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद हम बहुत थक चुके थे। वहाँ कुछ गिरे हुए दरख्त थे, तो हम उसके ऊपर बैठकर बातें करने लगे। मीना अपने साथ कुछ बिस्किट्स और चॉकलेट्स भी लाई थी, तो हम बातें करते करते वो खाने लगे। हमें जंगल में गए अब करीबन 1 घंटा हो चुका था। मैंने ड्रेक को दोबारा कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए, वरना हमें जाते हुए रात हो जाएगी। ड्रेक ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ से फार्म हाउस तक रेस लगाते हैं और जो यहाँ से फार्म तक आखिर में पहुँचा उसको सबको ट्रीट देनी होगी। हम सब मान गए और रेस लगाने लगे। मैं पहले सबसे आगे था, मगर कुछ देर बाद थक कर बैठ गया। मैंने देखा कि मीना और एमिलिया मेरे आगे निकल गई हैं, मगर ड्रेक नहीं आया। मैं 5 मिनट तक वहीं बैठा रहा, मगर ड्रेक का नामो निशान नहीं था। मैं वापस घूमा और ड्रेक को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब ना आया। कुछ देर बाद ड्रेक मेरे सामने से भागता हुआ गया और कहा कि आज तो ट्रीट तुम्हें ही देनी पड़ेगी। मैं 1 मिनट तक वहाँ रुका और फिर से अपने कदम दोबारा फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दिए। अभी मैंने 4 ही कदम बढ़ाए होंगे कि मुझे पीछे से आवाज़ आई। वो आवाज़ मुझे कह रही थी, साइमन मुझे बचाओ। वो आवाज़ ड्रेक की थी। मैं वो आवाज़ सुनकर काफ़ी चौंक गया, क्योंकि ड्रेक तो अभी मेरे सामने से निकला था। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा, मगर मैंने वो आवाज़ साफ साफ सुनी थी। मैंने उसको नज़रअंदाज किया। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाए वो आवाज़ मुझे दोबारा आई। उसने दोबारा मुझसे कहा, साइमन मेरी मदद करो। मैं फ़ौरन वहीं पर रुक गया। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मैं बहुत डर गया था। मुझे रोने और चिल्लाने का दिल कर रहा था। अभी मैं आगे बढ़ने ही लगा था कि रास्ते में मुझे जानवरों की हड्डियाँ और मांस पड़ा नज़र आया। ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि हम उसी रास्ते से आए थे और आते हुए हमें वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया था। मैं किसी तरह वहाँ से आगे बढ़ गया।
अचानक मुझे सड़े हुए मांस की बदबू आने लग गई। अब रोशनी भी ख़त्म होती जा रही थी और मेरे पीछे से बार बार वही आवाज़ आ रही थी कि साइमन, मुझे बचा लो। मगर मैं उस आवाज़ को नज़रअंदाज करते करते आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जाग गया हूँ। मेरे दिमाग को होश आने में करीब 5 सेकंड्स लगे और होश आने के बाद मुझे पता चला कि मैं जंगल के बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ जा रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे मेरा रुख बाहर की जगह अंदर बदल गया। मैं तो बाहर जा रहा था, तो फिर ये सब। होश में आते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। करीब 30 सेकंड्स के बाद मुझे ड्रेक की आवाज़ आई, मगर इस बार वो आवाज़ ड्रेक की ही थी। मैंने उसको अपना पता बताया और उसने मुझे कहा कि तुम अपना नाम पुकारते रहो। कुछ देर बाद ड्रेक ने मुझे देख लिया और मैं भागकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ड्रेक ने मुझसे कहा कि उसने किसी जानवर को देखा और उस पर गोली चला दी। ये बोलते ही ड्रेक ने मेरे पीछे एक बड़ी सी परछाई देखी। उसकी लंबाई तकरीबन 13 या 14 फीट होगी। उसका सर किसी हिरन के जैसा था और जिस्म से मांस के टुकड़े गिर रहे थे। ड्रेक ने जैसे ही उसको देखा वो घबरा गया और उसने उस पर गोली चला दी। गोली उसको लगी तो नहीं, मगर वो गोली की आवाज़ सुनकर जंगल में वापस भाग गया। मैं उसको तो नहीं देख पाए, मगर ड्रेक ने मुझे उसके बारे में सब बताया था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उस बंदूक में सिर्फ 2 ही गोलियां थीं, जो कि ड्रेक चला चुका था। ड्रेक ने मुझे वहाँ से भागने को कहा। हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना तेज़ी से भागकर जंगल से बाहर निकल गए। भागते भागते हमें उस चीज़ के कुर्राने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जंगल से बाहर आते ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, एकदम हल्का सा। फिर कुछ देर चलने के बाद हमें मीना और अमेलिया भी मिले और हम किसी तरह वापस फार्म हाउस पहुंच गए। वहाँ पर दादा हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारे पहुंचते ही उन्होंने मेरी हालत देखकर ड्रेक से पूछा कि क्या हुआ। हम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ड्रेक ने हमारे साथ जो कुछ हुआ था वो सब कुछ दादाजी को बता दिया। दादाजी ने हम पर तो बहुत गुस्सा किया, मगर ड्रेक को कुछ नहीं कहा कि शायद ड्रेक की ही वजह से आज मेरी जान बच गई। मैंने दादा को उस चीज़ के बारे में बताया। उन्होंने बस मेरी बात सुनी और हमारे सामने एक किताब ला कर रख दी। उस किताब को हमने जब खोला तो उसमें उसी चीज़ की मिलती जुलती तस्वीर बनी हुई थी, जैसा कि हमने जंगल में देखा था। वो एक वेंडिगो था। दादाजी ने कहा कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो कि हमारी जान बच गई। दादाजी ने हमें उस जंगल में दोबारा जाने से सख्ती से मना किया था। दादाजी ने कहा कि अगर हम इस बार दोबारा जंगल में गए तो हमारा बच कर आना शायद नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उस वेंडिगो ने हमारे जिस्म की गंध ले ली थी। इसके बाद दादाजी ने अपने साथ घटे एक वाक़े के बारे में हमें बताया। ये वाक़या ड्रेक और साइमन के दादाजी के साथ पेश आया था। तो आइए अब उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जब मैं तुम लोगों की उम्र का था
तो मेरे साथ ये वाक़या इसी फार्म हाउस में हुआ था। ये बात 1960 की है। उस वक्त मेरी उम्र करीब 15 साल होगी। मेरे दादा और मेरे पापा बहुत ही गरीब थे। रहने के लिए एक घर था। खाना पानी भी बहुत मुश्किल से पूरा हुआ करता था। वो घर इसी फार्म हाउस के पीछे बना हुआ था। दादा के गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने इस घर के सामने एक छोटा सा फार्म हाउस बनाया और एक चिकन बेचने वाली कंपनी से एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में ये बात साफ साफ लिखी हुई थी कि कंपनी हमें मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे देगी और हमें उनको पाल कर कुछ महीनों बाद उनको वापस करना होगा। बदले में वो कंपनी हमें इसके पैसे देगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। घर में अब पैसे भी आने लग गए थे। इन पैसों से पापा ने मुर्गियों की रखवाली के लिए बंदूक भी ख़रीद ली थी। गर्मियों में तो सब ठीक था, मगर सर्दियाँ शुरू होते ही एक ऐसा वाक़या घटा जिसने हमें हिला कर रख दिया। तो ये बात ऐसे शुरू होती है कि एक रात पापा मुर्गियों को दाना देकर वापस आ गए थे। उन्होंने अच्छे से डरबे को बंद किया था। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि मुर्गियों का बाड़ा खुला हुआ था। वो जैसे ही उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कुछ मुर्गियां मरी हुई पड़ी हैं। कुछ के जिस्म पर तो सर ही नहीं था, कुछ बीच में से फटी हुई थी। पापा को ये तो पता चल गया था कि ये काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इंसान मुर्गियों को ऐसे कच्चा तो नहीं खा सकता। ज़रूर कोई जानवर ही होगा जिसने ये किया होगा। मगर एक बात उनको समझ नहीं आई कि बाड़े को तो वो खुद बंद करके गए थे। कोई जानवर उसको खोल ही नहीं सकता था। मैं अपने कमरे की खिड़की से पापा को देख रहा था। वो बहुत ही परेशान लग रहे थे। फिर अगली रात पापा ने अच्छे से बाड़े को बंद किया था और सोने के लिए चले गए। सुबह होते ही उन्होंने बाड़े को दोबारा उसी हाल में देखा। अब ऐसा रोज़ रोज़ होने लग गया था। कंपनी को सारी मुर्गियां हम दे नहीं पा रहे थे, जिससे पापा को बहुत ही नुकसान हो रहा था। फिर एक रात उन्होंने सोचा कि वो वहीं पर छुप कर पहरा देंगे और जैसे ही वो जंगली जानवर आएगा उसको गोली मार देंगे। पापा अपनी बंदूक लेकर वहीं डरबे में छुप गए और मैं अपनी कमरे की खिड़की से पापा को और उस बाड़े को साफ साफ देख पा रहा था। रात होने की वजह से मम्मी पहले ही सो चुकी थी और मैं भी खिड़की पर बैठे बैठे सो गया था। रात के करीब 2:30 बजे मुझे गोली चलने की आवाज़ आई। मैं नींद से हड़बड़ा कर उठ गया। मैंने बाहर देखा कि पापा बहुत डरे हुए खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं। गोली की आवाज़ सुनते ही मम्मी भी उठ गईं और भाग कर बाहर निकली। उन्होंने पापा को देखा, वो बहुत डरे हुए थे। मम्मी किसी तरह पापा को घर के अंदर ले आई। पापा के पैर से खून भी निकल रहा था। शायद उनको चोट लगी थी। मम्मी ने पापा से पूछा कि क्या हुआ, तो पापा ने बताया कि वो रखवाली करते करते सो गए थे। कुछ देर बाद उनको किसी चीज़ के चलने की आवाज़ सुनाई थी। उनको लगा कि कोई आदमी है जो कि रात में उनकी मुर्गियों को मार कर जाता है, क्योंकि दरवाजे के नीचे से उनको 2 पैर चलते हुए दिखाई दिए। पहले तो वो कुछ देर
दरवाजे के बाहर ही रहा, मगर जैसे ही उस चीज़ ने दरवाज़ा खोला तो पापा उसके सामने बैठे थे। पापा ने जो देखा वो देखते ही पापा की हालत ख़राब हो गई। पापा ने देखा कि 12 फीट लंबा एक जानवर जिसका सर हिरन जैसा था पापा को घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। पापा घबरा गए और इसी दौरान उनका पाँव लोहे की रोड पर जा लगा। गिरते ही पापा ने उस चीज़ पर गोली चला दी। उसको गोली लगी या नहीं लगी ये तो नहीं पता, मगर वो चीज़ गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग गई। पापा डर से कांप रहे थे। उन्होंने ये बताया कि हो ना हो वो कोई जानवर या इंसान तो बिल्कुल नहीं था। ये बात जब मम्मा को पता चली तो वो भी डर गईं और उन्होंने फ़ौरन खिड़की और दरवाज़े बंद कर दिए। अगली सुबह पापा ने फॉरेस्ट रेंजर्स को बुलाया और उनको सारा वाक़या बताया। उनमें से एक फॉरेस्ट रेंजर ने पापा से पूछा कि वो चीज़ किस तरफ गई है। पापा ने उसको उसका रास्ता बताया, मगर उन लोगों को वहाँ कुछ ना मिला। काफ़ी दिनों तक उन्होंने उसको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशंस किए, मगर उनको कुछ जानवरों की लाशों और हड्डियों के अलावा वहाँ से कुछ ना मिला। उस दिन के बाद से वो जानवर, या ये कहा जाए कि वेंडिगो, फार्म की तरफ दोबारा नहीं आया और ना ही वो पापा को दोबारा दिखाई दिया। इसीलिए शायद दादाजी हमें उस जंगल के अंदर जाने से मना करते थे, क्योंकि वो उस जंगल के शैतान को पहले ही देख चुके थे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।